जेल में मेरा ये तीसरा दिन और चौथी रात थी। इन 3 दिनों में मैंने जेल में मौजूद औरतों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मेरा ख्याल था मेरी जमानत दूसरे दिन ही हो जाएगी, लेकिन जब 2 दिन गुजर गए तो मुझे फिक्र हुई। मैं जब गिरफ्तार हुई तो मेरा ख्याल यही था कि जो दफा मुझ पर लगी है वो कोई खास नहीं है, इसमें जमानत फौरन हो जाती है। जो लड़के मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे उनका ख्याल भी यही था। जेल में मेरी पहली रात तो इस खुशफहमी में ही गुजर गई कि सुबह 10-11 बजे मेरी जमानत हो जाएगी और मैं दोपहर तक जेल से बाहर निकल जाऊंगी। ये खुशफहमी दूसरे दिन और रात भी बरकरार रही, लेकिन जब तीसरी रात भी मुझे जेल ही में गुजारना पड़ी तो फिर मुझे वाकई लगा कि मैं जेल में हूँ। जब जेल पहुंची थी तो कुछ जोश और जज्बा भी था और फौरन बाहर निकलने की खुशफहमी भी थी, इसलिए वो 2 दिन आसानी से गुजर गए। मैंने जेल में मौजूद दूसरी औरतों से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया तो फिर मैंने आसपास का जायजा इस ख्याल से लिया कि इन जराइम पेशा औरतों में कोई अच्छी और शरीफ औरत भी तो होगी जिससे बात करके वक्त गुजारा जा सके। उन औरतों में से कई औरतों ने पहले रोज ही मेरे करीब आने और मुझसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनसे बात करना भी गवारा नहीं किया था। हालांकि उनमें बहुत सी औरतें ऐसी थी जिससे बात की जा सकती थी। सूरत, शक्ल और रख रखाव से वो मुझे अच्छी भी लगी थी। मेरे साथ वाली औरत ने तेज आवाज में कहा कि सोच में पड़ी हो। उसका नाम रेशमी था और पिछली 3 रातें मैंने उसके बराबर सोकर ही गुजारी थी। तू है तो बहुत मगरूर, लेकिन जेल में वक्त गुरूर के साथ नहीं गुजरता। बातचीत किया कर वक्त गुजरेगा, वरना टीबी की मरीज होकर रह जाएगी। तेरे बाहर तो सब होंगे, माँ बाप, बहन भाई। मैंने कहा हाँ है, और मुमकिन है कल मुझे मिलने या मुझे लेने आएंगे। उसने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तू इतनी जल्दी बाहर जाएगी। यहाँ जो आता है वो यही सोचता है कि बस एक रात गुजार कर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं सोच रही थी रेशमी ठीक ही कह रही है। मैं खुद भी यही सोचती हुई जेल में आई थी कि बस एक रात अंदर गुजार कर बाहर आ जाऊंगी। मैंने कहा, तुम अपनी सुनाओ, तुम शायद शादीशुदा हो। रेशमी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कहा, ये जेल बहुत जालिम चीज है। यहाँ आने के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद को भूल जाता है। अगर उसे कुछ याद रहता है तो बस यही कि यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं भी अब यही सोचती रहती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ भी करना पड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? उसने कहा, अब ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या सोच रही हूँ तो उसका जवाब नहीं दे सकती। जब मैंने तुमको जेल में आते हुए देखा तो मालूम नहीं मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आए। अब उनमें से एक ख्याल भी मुझे याद नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम यहाँ किसी कस्बे से आई हो? रेशमी ने कहा, हाँ कस्बे से आई हूँ। फिर उसने मुझे कस्बे का नाम बताकर कहा, अब मुझसे यहाँ कोई मिलने नहीं आता। मेरी माँ कभी कभी आ जाती थी, वो भी बहुत दिनों से नहीं आई है। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। मेरा मर्द चौधरी का कर्ज वसूल करने का काम करता है। चौधरी के और भी बहुत से काम वो करता है। रेशमी हर बात बेधड़क करने की आदी मालूम होती थी। उस रात मैंने बहुत देर तक उससे बात की और फिर जब नींद मेरी आंखों में डोलने लगी तो मैंने उससे कहा कि रेशमी अब सो जाते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद ही बेखबर सो गई। उस रात जेल के हर घंटे के बाद बजने वाले घंटे से भी मैं जाग नहीं सकी, वरना 2 रातें तो जेल के बार बार बजने वाले घंटे ने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। दिन भर मैं बैरिक में तन्हा पड़ी रही, क्योंकि सारी औरतें अपने कामों पर चली गई थी। शाम में फिर सारी औरतें बैरिक में आकर जमा हुई और गिनती के बाद बैरिक में दाखिल हुई। सबसे आगे आगे रेशमी थी। मेरे करीब बैठकर उसने मेरे कुछ पूछे बगैर ही कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है। वो थी तो सांवली, लेकिन चेहरे के नैन नक्श ऐसे थे कि उस पर एक बार नजर पड़ जाए तो फिर जम जाती थी। रेशमी ने दबी दबी आवाज में पूछा, तेरी अभी शादी नहीं हुई है? फिर मेरे जवाब देने से पहले ही दोबारा बोली, सारे मर्द एक से होते हैं। शादी के बाद तेरा मर्द भी कोई न कोई बात बनाकर दूसरी शादी कर लेगा। तुझे बहुत गुस्सा आएगा और तू गुस्से में कोई न कोई हरकत करेगी और फिर जेल आएगी। मैंने कहा, मैं जेल में हूँ और बगैर कोई हरकत किए आई हूँ। जेल आने के लिए कोई हरकत करना अक्सर जरूरी नहीं होता। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर जल्दी बाहर चली जाएगी। उसने अपने बिखरे हुए बालों को उंगलियों से संवारने की कोशिश करते हुए कहा। उसके लहजे में न जाने क्यों उदासी थी। रेशमी पिछले 2 साल से
जेल में थी उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी सौतन की जान लेने की कोशिश की है। इक़दाम कत्ल में उसका कोई वकील नहीं था। उसके खिलाफ थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उस रिपोर्ट पर उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने तकरीबन 1 साल तक अलग अलग बहानों से कोर्ट में उसे पेश नहीं किया। फिर 1 साल बाद कोर्ट में उसके पति नत्थू और सौतन के बयान दर्ज किए गए। अब बयान के बाद केस आगे चला ही नहीं। पुलिस के पास शायद गवाह नहीं थे, लेकिन पुलिस झूठे गवाहों को अदालत में पेश करके भी काम निकाल लेती है। मैं रेशमी से पूछ सकती थी कि उसके खिलाफ गवाह क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये सवाल नहीं किया। रेशमी ने बताया, जमींदार का मुंशी कहता है कि मैं गोरी नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं हुए, इसलिए मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। रेशमी ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, दूसरी शादी करने के लिए तो सब मर्द झूठ बोलते हैं। मेरा पति भी झूठ बोल रहा है। मैंने उसे बताया था कि मैं अपनी माँ की शादी के पूरे 5 साल बाद पैदा हुई थी। माँ कहती है कि मेरी गोद भी पूरे 5 साल बाद हरी होगी। इस बात को छोड़ो, मेरी सौतन सिर्फ गोरी है और कुछ नहीं उसके पास। रेशमी ने तिनक कर कहा। उसके लहजे में नफरत थी। मेरे ख्याल में भी सौतन लाने वाले पति और सौतन दोनों नफरत ही के काबिल होते हैं। जेल में यूं तो बहुत सी लड़कियां और औरतें थी, लेकिन मुझे रेशमी अच्छी लगती थी। मैंने पहली बार जब उससे बात की तो अपने बारे में बताया था कि मैं गैर शादीशुदा हूं और मुझे किसी जुर्म के बगैर ही जेल में भेज दिया गया है। झूठा मुकदमा बनाया गया है और सामने वाली पार्टी मेरी जमानत नहीं होने देती। अगर मेरी जमानत हो जाएगी तो एक तरह से मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। जब रेशमी ने दूसरी पार्टी का नाम पूछा तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अफसरों का नाम नहीं लिया था। चंद अफसरों का ख्याल है कि मेरी वजह से अमनो अमान का मसला हो गया है। फिर मैंने गोलमोल जवाब देकर वो बात खत्म कर दी। अब मैं स्टूडेंट के मसले और यूनियन की सरगर्मी के बारे में उसे क्या बताती, उसे कैसे समझाती कि स्टूडेंट अपने मुतालबों के लिए जब सरगर्म होते हैं तो प्रिंसिपल पुलिस को बुला लेता है और पुलिस अमनो अमान का मसला खड़ा करके स्टूडेंट्स के लीडरों को जेल में बंद कर देती है। मैं भी इसी तरह बंद हुई। मेरी जमानत भी हो जाएगी आज, नहीं तो कल मैं बाहर चली जाऊंगी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं जानती थी कि मेरी जमानत हो जाएगी। पुलिस ने मुझ पर जो दफा लगाई थी वो जमानत के काबिल थी। खुद रेशमी को भी यकीन था कि वो किसी न किसी दिन जेल से बाहर निकलेगी। वो अक्सर कहती थी, कस्बे का जमींदार कब तक मेरे पति का साथ देगा? जिस दिन जमींदार नत्थू का साथ छोड़ देगा उसी दिन मैं जेल से बाहर आ जाऊंगी। वो मुझे बता चुकी थी कि रेशमी को जेल में डालने के सिलसिले में जमींदार ने नत्थू का साथ दिया था। रेशमी कहती थी कि जमींदार को नत्थू की दूसरी पत्नी पसंद आ गई थी, इसलिए वो नत्थू का साथ दे रहा था। रेशमी ने मुझे सच सच बता दिया था कि उसकी सौतन उसे एक आंख नहीं भाती थी और फिर जब उसे मालूम हुआ कि नत्थू ने जमींदार के कहने पर उस औरत को बीवी बनाया है तो वो उसे मरने मारने पर तैयार हो गई और फिर उसने न सिर्फ अपनी सौतन को मारा पीटा बल्कि उसे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की थी। रेशमी ने कहा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि वो मेरे मर्द की इज्जत जमींदार को देकर मेरे साथ रहे। रेशमी ने बताया, एक सुबह जब मैंने उससे पूछा कि वो पूरी रात कहाँ थी तो कहने लगी, तू कौन होती है ऐसा पूछने वाली? मेरा मर्द पूछेगा मैं उसे जवाब दूंगी। बस फिर मुझे गुस्सा आ गया। घर में उस वक्त कोई नहीं था और वो घर कहाँ था? जमींदार की जमीन पर ही कच्चा मकान बना हुआ है, उसमें दरवाजा भी नहीं है। नत्थू पहले जमींदार की जमीन पर ही रहता था, लेकिन वो मकान खेतों के दरमियान था। दूसरी शादी के बाद वो इस मकान में आ गया था। मैं तो दिन में खेत में जाकर मजदूरी करती हूँ, वो घर ही में बैठी रहती थी। उस वक्त तो नत्थू नहीं था घर में, उसे जमींदार ने दूसरे कस्बे भेजा था किसी काम से। मेरी सौतन को उसने नहीं पड़ोस वालों ने बचाया और वो चीख चीख कर कह रही थी कि रेशमी झूठ बोलती है, वो सारी रात घर में थी। ये झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नत्थू से पिटवाना और घर से निकलवाना चाहती है। जब नत्थू आया तो वो भी उस झूठी के साथ हो गया। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की कि ये औरत रात घर में नहीं थी, लेकिन वो यही कहता रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रेशमी ने यही बताया था कि 2 दिन बाद ही उसकी सौतन से उसके झगड़े और उसके इल्जाम की खबर जमींदार तक पहुंच गई थी और फिर रेशमी से जमींदार के मुंशी ने कहा कि वो कस्बे में जो कुछ कहती फिर रही है वो बंद कर दे, वरना अगर जमींदार को गुस्सा आ गया तो रेशमी जेल में होगी। मगर रेशमी बाज नहीं आई और फिर एक शाम जब वो खेत में मजदूरी करके अपने घर आ रही थी तो उसे पुलिस वाले कस्बे के छोटे से थाने में ले गए और बाद में उसे तहसील के थाने में भेज दिया गया।
जिस शाम वो गिरफ्तार हुई थी उसकी सुबह नत्थू ने उसे बहुत मारा था और कहा था कि अगर उसने अब जमींदार का नाम उछालने की कोशिश की तो वो उसे तलाक दे देगा। एक शाम हम तमाम कैदी औरतें बैरिक के सामने गिनती के लिए बैठी थी तो रेशमी में सरगोशी में कहा, पता है, अगर अब तक मैं बाहर होती तो नत्थू के बच्चे की माँ बन चुकी होती। आज जो दो औरतें पेशी पर गई थी उनमें से एक ने मुझे बताया कि नत्थू की दूसरी बीवी के भी बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा है नहीं हुआ, वरना नत्थू की नस्ल बिगड़ जाएगी। ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता, जो अपने आदमी की नहीं होती वो किसी की भी नहीं होती। मैंने भी आवाज दबाकर कहा, देख रेशमी, तू मुझसे ऐसी बातें ना किया कर, जिस लड़की की शादी नहीं होती उससे ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। रेशमी ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा, शायद उसकी समझ में बात आ गई थी। शादी, बच्चे और बदकारी की बातें वो मुझसे अक्सर किया करती रहती थी। उस रात भी उसने मुझे जमींदार की अय्याशियों के कई किस्से सुनाए थे। अपनी सौतन के बारे में भी उसने कहा था कि वो जमींदार की रखैल है और जमींदार ने अपना पाप नत्थू के सर डालने के लिए उसका ब्याह नत्थू से कर दिया था। वो तो भगवान को मंजूर नहीं था, वरना जमींदार का हराम नत्थू के घर में पल रहा होता। मैंने रेशमी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये फैसला कर चुकी थी कि मौका देखकर उसे डांट जरूर दूंगी। गिनती होने के बाद जब हम दोनों बैरिक में दाखिल होने लगे तो रेशमी ने कहा, एक बताओ, मेरा ख्याल है तेरी उम्र मुझसे ज्यादा है। वाकई मेरी उम्र रेशमी से ज्यादा थी। मैंने पूछा, तुमने मेरी उम्र का अंदाजा कैसे लगाया? रेशमी ने कहा, मैंने सुना था कि शहर की लड़कियां 25-25 साल तक पढ़ती रहती हैं। तुम भी अभी तक पढ़ रही हो, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा अंदाजा सही है रेशमी, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, अरे शादी का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। मेरी माँ कहती थी, मर्द शहर का हो या कस्बे का, मर्द मर्द होता है, दूसरी शादी शहर के भी मर्द करते हैं। मैं खामोश ही रहना चाहती थी, वरना मैं कह सकती थी कि शहर के मर्द इतनी आसानी से दूसरी शादी नहीं कर सकते जितनी आसानी से कस्बे के मर्द कर लेते हैं। मैंने कहा, ऐसी बातें किए बगैर क्या तेरा वक्त नहीं गुजरता? वो बोल रही थी, शहर की एक औरत से मेरा वास्ता कस्बे में भी पड़ा था, वो भी तेरी तरह थी, अपनी बात कहती रहती थी और जब मैं बोलती तो कहती थी, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। ये बता, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने पूछा, तू उससे क्या बातें करती थी? उसने कहा, बस नत्थू की बातें करती थी, मगर वो शहर की औरत भी तेरी तरह शादी वाली नहीं थी, मगर थी मुझे पूरे 10-12 साल बड़ी। कस्बे में वो मुंशी के घर आई थी। गोटवालों का ख्याल था कि वो आई तो जमींदार के घर थी, लेकिन उसने उसे मुंशी के घर में रुकवाया था। पूरे 1 माह रही थी। मैंने पूछा, किस लिए आई थी? अब तू शादीशुदा है? नहीं, वरना मैं बताती कि किस लिए आई थी। रेशमी बाज दफा मुझे बहुत बेवकूफ लगती थी और बाज दफा इंतहाई ज़हीन। वैसे वो बातें बड़ी मजेदार किया करती थी। अपने कस्बे के जमींदार, मुंशी और नत्थू का जिक्र करती तो उसके चेहरे पर नफरत के कई रंग फैल जाते थे। वो कहती, हमारे कस्बे में बहुत कुछ होता है, लोग वहाँ स्वर्ग भी कमाते हैं और नर्क भी। ये मेरा मर्द मुंशी और जमींदार पक्का नर्क में जाएंगे, उनके पाले में एक काम भी स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। वो मुंशी मरने के करीब है, फिर भी झूठ पर झूठ बोलते रहता है। जमींदार के पापों पर पर्दा डालने में तो उस जैसा सारे कस्बे में कोई नहीं है। और नत्थू, उसका तो तू नाम मत ले, वो पक्का राक्षस है। अभी तू खुद देख, जमींदार की रखैल को उसने अपनी घरवाली बना लिया है। मैंने आवाज दबाकर पूछा, तो कभी जेल से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचती? मेरा ख्याल है जेल रहने की जगह नहीं है। मुझे एहसास था कि बैरिक में मौजूद दूसरी औरतें हमारी तरफ देख रही थी और उनके कान भी हमारी तरफ लगे हुए थे। रेशमी ने कहा, वो तो मुझे भी मालूम है, मैं खुद अब यहाँ रहना नहीं चाहती, इसीलिए तो मैंने छम्मो से बात की है। मैंने हैरत से कहा, कौन छम्मो? जेलर की चहीती है, उसने कई औरतों की जमानत जेल में रहते हुए करा दी है। मैंने पूछा, तुमने क्या बात की है उससे? रेशमी ने कहा, कुछ नहीं, बस उससे कहा कि मेरी भी जमानत करा दे। छम्मो ने कहा कि बाहर निकलकर मेरा एक काम कर दोगी तो मैं जमानत करा दूंगी। क्या काम करना होगा वो छम्मो ने नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। काम क्या होगा, किसी सेठ के घर में कपड़े और बर्तन धोने पर लगा देगी। मैंने उस वक्त सोचा जरूर था कि रेशमी से कहूँ, बेवकूफ, उससे पूछ जरूर लेके काम क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गंदा काम करवाए। लेकिन मैं थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मैं निकलते ही तेरी जमानत की कोशिश करूंगी। मेरे पिताजी खुद एडवोकेट है, बड़े वकील है। समझ गई ना मेरी बात? वो तुम्हारी जमानत भी कराएंगे और केस भी लड़ेंगे। हम दोनों दबीबी आवाज में बातें कर रहे थे और रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुबह की मंजिल की तरफ बढ़ रही थी।
मैं तो बातें करते करते ही मालूम नहीं कब सो गई थी। जब सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रेशमी अभी सो रही थी। सुबह 6:30 बजे मैं चाय बांटने वालों से मग में चाय और आधी तंदूरी रोटी लेकर एक तरफ खड़ी हो गई थी ताकि नाश्ता कर लूं। रेशमी मुझसे दूर एक औरत के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। उस औरत को देखकर छम्मो का नाम मेरे दिमाग में उभर आया। मुझे छम्मो चेहरे से अच्छी औरत नहीं लगी। उसी दिन मैंने छम्मो को करीब से भी देख लिया। करीब से देखने पर मुझे ये अंदाजा तो हो गया कि छम्मो की उम्र 50 साल से कम नहीं है, लेकिन वो सेहत के एतबार से इतनी उम्र की नहीं लगती थी। बड़े ठस्सेदार औरत थी, आवाज भी बिल्कुल मर्दों जैसी और बात करते हुए सिर्फ उसके होंठ ही नहीं हिलते थे बल्कि पूरा चेहरा और आंखें भी बोलती थी। वो बैरिक ही की किसी औरत से कह रही थी, मुझे तुम ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बुरी हूँ। मुझे उसका लहजा भी पसंद नहीं आया था। मैं उसके करीब उससे बात करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आवाज और लहजे ने मेरे कदम रोक दिए और मैं उसके करीब से होकर आगे बढ़ गई। उस रात मैंने छम्मो के बारे में रेशमी से बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वो खुद ही कुछ बताएगी तो फिर मैं उससे बात करूंगी। रेशमी इधर उधर की बात तो कर रही थी लेकिन छम्मो के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। सुबह रेशमी ने नाश्ता छम्मो के साथ ही किया। इसका मतलब यही था कि रेशमी की बात कुछ आगे बढ़ी होगी, मगर रेशमी उस सिलसिले में कुछ बताने पर तैयार नहीं थी। थोड़ी देर तक मैं रेशमी की बातें सुनती रही, फिर बोली, तेरी जमानत मैं करा दूंगी रेशमी, तू फिक्र मत कर, तेरी तो खुद जमानत नहीं हो रही। उसके लहजे में तंज था, उसे तंज करने का हक था। वो सही भी कह रही थी, जमानत मेरी खुद नहीं हो रही थी, फिर मैं उसकी जमानत कैसे करा सकती थी। मैंने कहा, मेरी जमानत बहुत जल्द हो जाएगी। मेरा ख्याल है लोग मुझसे मिलने भी जमानत के चक्कर में यहाँ नहीं आ रहे होंगे। अगर जमानत में देर होगी तो तुम देखना, कल मेरी मुलाकात आ जाएगी। रेशमी ने कहा, ठीक है, तू मेरी जमानत का बंदोबस्त करना। तुझसे पहले भी कई लड़कियां यहाँ वक्फे वक्फे से आई थी, उनमें से 3 ने मेरी जमानत का वादा किया था, लेकिन मैं तेरे सामने जेल में मौजूद हूँ। मेरे कस्बे की भी एक औरत यहाँ थी, उसने भी यही कहा था कि रेशमी मैं तेरी जमानत करा दूंगी, लेकिन वो जमींदार के खानदान ही की थी। जमींदार ने शायद उसे भी मना कर दिया था, वरना मुझे यकीन था कि वो मेरी जमानत करा देगी। उस रात हम इसी अंदाज की बात करते करते सो गए। सुबह फिर रेशमी ने छम्मो के साथ नाश्ता किया था और काम पर चली गई। शाम 5 बजे मेरी जमानत के कागजात कोर्ट से जेल पहुंचे और मैं 5:30 बजे जेलर के कमरे में थी और जेल बंद होने से पहले जेल से बाहर आ गई थी। जेल से बाहर यूनियन के लड़के और लड़कियां ही नहीं, मेरे डैडी भी मेरा इंतजार कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद मैं जेल से बाहर आई थी। जेल से बाहर आने के बाद दोस्तों, सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने में ऐसी मगन हुई कि रेशमी मेरे जहन से उतर गई। 4 दिन बाद मुझे रेशमी अचानक याद आई थी। जेल के बारे में मम्मी मुझसे सवाल कर रही थी और मैं उनके सवालों के जवाब दे रही थी कि मुझे रेशमी का ख्याल आया और मैंने मम्मी को बताया कि रेशमी तकरीबन 2 साल से जेल में है और पुलिस ने अब तक ठीक से कोर्ट में केस नहीं पेश किया है, ना ही वो केस कभी चला। मैंने मम्मी को रेशमी की कहानी सुना दी। डैडी पता नहीं कब मेरे सोफे के पीछे आकर खड़े हो गए थे, मैंने देखा ही नहीं था। डैडी ने कहा, इसका मतलब है बहुत मजलूम औरत है बेचारी, न मालूम ऐसी कितनी औरतें जेल में होगी। मैंने कहा, वो तो ठीक है डैडी, मगर आप रेशमी की जमानत तो कर दीजिए, फिर उसका केस भी लड़ना सवाब का काम है डैडी। आपके पास केस बहुत है, एक लम्हे को आपको फुर्सत नहीं है, लेकिन ये काम आपको हर सूरत में करना है। मेरी जिद के आगे डैडी मजबूर हो गए। 1 हफ्ते की कोशिश के बाद डैडी ने मुझे बताया कि रेशमी जेल में नहीं है और उसकी जमानत 1 हफ्ता पहले हो गई है। मैंने पूछा, ये आपको किसने बताया डैडी, उसकी जमानत कौन लेगा? डैडी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि उनकी मालूमात गलत नहीं है। उनका कहना था कि रेशमी अगर जेल में होती तो वो उसकी जमानत के कागजात दाखिल कर चुके होते। डैडी की बात मेरी समझ में ही नहीं आई थी और सुबह ही मैं जेल पहुंच गई। सोचा था कि रेशमी से मुलाकात कर लूंगी और फिर डैडी को बताऊंगी कि रेशमी अभी जेल ही में है। मैं डैडी से वकालतनामा भी ले चुकी थी कि इस पर रेशमी से अंगूठा भी लगवा लूंगी। मुलाकात की दरख्वास्त देने के लिए मैं जेल के गेट पर ही खड़ी थी कि जेलर मेरे करीब से गुजरते हुए रुक गया और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, क्यों, क्या दोबारा अपनी तरफ से जेल आ गई हो? तुम्हारी वजह से एडवोकेट साहब बहुत परेशान थे। अपना भविष्य बनाओ, यूनियन बाजी में कुछ नहीं रखा। मैं एक कैदी औरत से मिलने आई हूँ। मैंने जेलर की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये रही दरखास्त, आप दस्तखत कर दीजिए। जेलर ने मेरे हाथ से दरख्वास्त लेकर पढ़ी और उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, इसकी जमानत छम्मो ने कर दी है।
अब मालूम नहीं कहाँ होगी, वरना मैं तुम्हें उसका पता जरूर देता कि तुम मुलाकात कर लो। जेलर की बात पर सिवाय यकीन करने के कोई चारा नहीं था। मेरे ख्याल में छम्मो अच्छी औरत नहीं थी, उसने जरूर रेशमी को बुरा काम करने के लिए जमानत पर रिहा कराया होगा। रेशमी अपने पति की नस्ल को बिगड़ने से बचाने के लिए जेल चली गई थी और फिर अपनी नस्ल को बिगाड़ने के लिए बाहर आ गई थी। मुझे यकीन था कि छम्मो उसका केस भी खत्म करा देगी और उसकी जान की सुरक्षा भी करेगी। छम्मो के बाहर मौजूद लोग कदम कदम पर रेशमी की सुरक्षा करेंगे। करेंसी पैदा करने वाली मशीन की सुरक्षा तो करना ही पड़ती है। जेल के गेट के सामने टैक्सी में बैठते हुए एक सवाल मेरे जहन में उभरा, रेशमी के जेल से बाहर आने की जमानत तो किसी ने दे दी, मगर उसकी इज्जत की जमानत कौन देगा।